हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ईस्ट यानी सैकेरोमाइसिस का पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था ईस्ट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी अक्यूरेंस यानी प्राप्ति स्थान के बारे में। फाइनली हमने कवर किया था ईस्ट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं चैनल के अंदर जा करके। ईस्ट के पार्ट 2 के अंदर आज हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ईस्ट में दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एक तो होता है इसमें वृद्धि यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ईस्ट में रिप्रोडक्शन पूछा जाता है, जिसमें आप लोग दोनों मेंशन करेंगे। अगर आपसे अलग से पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उस समय सिर्फ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मेंशन करेंगे, राइट। अगर आपसे सिर्फ रिप्रोडक्शन डायरेक्ट पूछा जाए तो उसमें आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आपको मेंशन करना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्शन ऑफ सैकेरोमाइसिस यानी ईस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मेथड है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। यह हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब समझते हैं। ईस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया कि उस पर भोजन की, ऑक्सीजन की पूरी तरह से वहाँ पर मात्रा प्रेजेंट है, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर प्रेजेंट है, यानी परिस्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल है। इसके बाद जब इस तरह की कंडीशन या एनवायरमेंट कंडीशन मिलती है उस समय ईस्ट जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। पहला होता है बाय बडिंग के द्वारा। बडिंग में क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फेवरेबल कंडीशन आने पर जो भोजन की प्रचुरता में जो ईस्ट की पेरेंट सेल होती है उसके किसी भी सिरे पर एक उभार, एक आउटग्रोथ निकलती है, जिसे हम बोलते हैं बड, राइट। अब यह बड जो होती है वो आकार में बढ़ती है तथा न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है, और एक न्यूक्लियस व साइटोप्लाज्म बड में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार छोटी ईस्ट सेल बन जाती है और धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन यानी खिंचाव के द्वारा पेरेंट सेल से वो अलग होकर के एक नई ईस्ट सेल बनाती है, राइट। बडिंग की क्रिया काफी तेज होती है, जिसके कारण ईस्ट की कोशिकाओं में श्रृंखला सी बन जाती है, एक चैन बन जाती है, और इस श्रृंखला, इस चैन को कभी कभी हम स्यूडोमाइसिलियम भी कहते हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, जिसकी मदद से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है शोविंग द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ये बडिंग का पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर ये है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कहा, इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है। ये जो आउटग्रोथ आप दिखाई दे रही है इसी को कहा जाता है बड। अब इसमें न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म पहुंचता है। जैसे इसमें न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म पहुंचता है, देख सकते हैं बड लाइक आउटग्रोथ है। कई बार ये जो है चैन बना लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से बड का फॉर्मेशन होता रहता है, राइट। तो अब ये यहाँ पर दूसरी सेल कैसे बनती है, जैसे ही देखिए, जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एक खिंचाव होगा, तो इससे क्या होगा, ये जो सेल है ये इस सेल से अलग हो जाएगा और अलग होकर के सेम इसी तरह का सेल बनाएगा, राइट। यानी एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं इस प्रकार से। तो ऐसे होता है इसमें बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है फिजन, बाय फिजन। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो ईस्ट की सेल है वो लंबाई में बढ़ती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो सेल है ये लंबाई में बढ़ती है। बढ़ने के बाद इनका जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। दो भागों में इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया है और बीच में एक ट्रांसवर्स वाल बन जाती है। ये जो वाल आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वाल। ट्रांसवर्स वाल बनने के कारण अब ये दोनों जो कोशिकाएं ये अलग अलग आपको दिखाई देंगी। बाद में ये आकार से बढ़कर के दो पूर्ण विकसित कोशिकाओं में बदल जाती है। बाद में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट होकर के एक नई डॉटर सेल्स बना लेती हैं, राइट। अब ये बड़ी होकर के पूरी तरह से ईस्ट सेल बना लेंगी। तो ईस्ट के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फिजन के द्वारा और बाय बडिंग के द्वारा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ईस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अभी मैं इसको डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग थ्योरेटिकली इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा होता है और यह हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति यानी अनफेवरेबल पीरियड में होता है, जब भोजन की कमी होती है, जिस समय से ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है या टेम्परेचर पूरी तरह से उतना नहीं हो पाता जितना कि रिक्वायर्ड है। तो उस कंडीशन में अनफेवरेबल पीरियड्स में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, राइट। इसमें कोई निश्चित सेक्स ऑर्गन्स नहीं दिखाई देते। इसमें दो ईस्ट सेल जो होती हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं, समीप आती हैं। पास आने के बाद एक आउटग्रोथ सी बनती है, इनके दोनों सेल्स के अंदर एक आउटग्रोथ, एक कनेक्शन ट्यूब की तरह बनता है और यह बढ़ करके एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों के मध्य जो भित्ति होती है, जो वाल होती है, वो नष्ट हो जाती है। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और इस ट्यूब से दोनों के जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते हैं और मिलने के बाद बनता है जाइगोट। जब भी न्यूक्लियस मिलता है सिंपली हमें पता है कि डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट होता है शीघ्र ही एस्कस में परिवर्तित हो जाता है। एस्कस जो होता है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस पहले मियोसिस डिवीजन के द्वारा, फिर बाद में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेता है। इन न्यूक्लियस के चारों ओर सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद अब ये एस्कोस्पोर्स में परिवर्तित यानी चेंज हो जाते हैं। ये एस्कोस्पोर्स एस्कस भित्ति नष्ट होने के कारण पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं और उचित अवस्था मिलने पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये नए सेल्स को, नई ईस्ट कोशिकाओं को जन्म देते हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं जिससे कि आप आसानी से समझ जाएं। सो स्टूडेंट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम पेपर के लिए। जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस समय आप लोग एक डायग्राम बना सकते हैं। सेकेरोमाइसिस स्पीसीज शोविंग ए हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल साइकिल। देखिए यहाँ पर सिंपली सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि दो कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में, सबसे पहले ये जो दो कोशिकाएं वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये सबसे पहले आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं, समीप आती हैं। पास आने के बाद इनमें ध्यान से देखेंगे तो एक आउटग्रोथ बन रहा है। इस कोशिका को आप ध्यान से देखिए, इस कोशिका को आप ध्यान से देखिए, दोनों सिरों पर एक आउटग्रोथ बन रहा है। ये आउटग्रोथ आपस में धीरे धीरे फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच जो वाल होती है, जो भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, आप कहेंगे रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में फ्यूजन दिखाया गया है। अब जैसे ही फ्यूजन होगा तो सिंपली जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट करने के बाद अब इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन होने के बाद इसमें ये जो आप देखेंगे इसको हम बोलेंगे एस्कस। एस्कस में आप देखेंगे अभी 4 एस्कोस्पोर्स हैं। फिर इसमें आगे जिसमें माइटोसिस होता है तो माइटोसिस होने के बाद इसमें टोटल 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। एंड फाइनली आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये जो है इसकी जो वाल होती है वो रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद ये एस्कोस्पोर्स फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नई सेल्स को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ईस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइज आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ईस्ट के अंदर समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।